जी ने बताया कि साहित्य और पर्यावरण चिंतन ये विषय मेरा आज का है। तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि उद्घाटन सत्र में ही जो अध्यक्षीय वक्तव्य में द्विवेदी जी ने जो बात रखी थी, उन्होंने कहा था जो कि एक एक थीम लाइन में मैं कहूं कि प्रकृति के बगैर मनुष्य नहीं रह सकता, प्रकृति मनुष्य के बगैर रह सकती है। जहां तक बात साहित्य और पर्यावरण के संबंध पर आती है, तो मैं पहले थोड़ा सा साहित्य, समाज और पर्यावरण पर अपनी बात रखना चाहूंगा। दरअसल साहित्य और समाज और पर्यावरण ये क्या इनका अंतः संबंध है, क्योंकि हमारा विषय भी अंतर विषयक है। अंतर विषयक पर भी मैं बात रखूंगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा नाटक विधा से जोड़कर पर्यावरण पर बात रखूंगा, और फिर किस प्रकार से पर्यावरण और साहित्य का जो अंतर संबंध है वो किस प्रकार साहित्य में आगे बढ़ता है और उसकी क्या भूमिका है और क्या उसका महत्व है और क्या उसमें आगे की संभावनाएं हैं। मुख्य रूप से मैं कुछ उदाहरणों के साथ भी इस पर बात रखूंगा, कुछ कविताओं पर, कुछ नाटकों पर बात रखते हुए। तो मैं शुरू करता हूँ। ये हम सब जानते हैं, और वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है, क्षेत्रीय भाषाओं की भी बात की जाती है। तो ऋग्वेद और हमारे यहाँ पुराणों में, वेदों में बहुत सहजता की बात जैसे आलोक जी ने की, तो प्राकृतिक आकांक्षा की का जो साहचर्य है वो हमारे कहीं ना कहीं संस्कारों में है, जिसको हम आदिवासी जीवन से जोड़कर भी बात रखते हैं, देखते हैं, और उस पर भी हम बात कर सकते हैं। थोड़ी सी चर्चा मैं वहां भी करूंगा, लेकिन ऋग्वेद में ही 2.11.4 में एक छोटी सी उक्ति आती है जहां ऋषि कहते हैं पृथ्वी पूच उर्वी भव। वो एक शुभ आकांक्षा है वनस्पतियों को, वायु को, जल को, पृथ्वी को, कि सब हरा भरा रहे। तो ये जो आकांक्षा है ये हमारे पुराने वैदिक साहित्य में भी है, और उसको क्रमशः हमारे संस्कारों में हम उसको देखते रहे। संस्कृत नाटकों में भी हम उसको पाते हैं, लेकिन जब हम उसको अलग अलग तरह से देखते हैं तो उसके अलग अलग डायमेंशंस भी निकलते हैं संस्कृत नाटकों में भी। और इसके अलावा आप देखिए कि हिंदी साहित्य पे अगर सीधी बात की जाए तो साहित्य क्या है, हम जब ये बात करते हैं कविता क्या है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा कविता क्या है, तो एक मैं पहले थोड़ा सा सैद्धांतिक रूप से मैं थोड़ी सी 5-10 मिनट ये बात रखना चाहूंगा कि जो साहित्य का जो लक्षण कहिए या उद्देश्य कहिए, मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा था, जो बात आ चुके हम कौन थे क्या होंगे, या केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अब 21वीं शताब्दी की क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, किन 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 समस्याओं से हम जो है उसमें जूझ रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है हमें वहां पर देखना होगा। उसमें आतंकवाद आप देख सकते हैं, आतंकवाद से उपस्थित शीत युद्ध की स्थिति देख सकते हैं, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं आंतरिक और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक और बाह्य संप्रभुता उन दोनों के रूप में भी देख सकते हैं। पर्यावरण का मतलब मेरी नजर में, मेरे एनालिसिस में, मेरी समझ में, पर्यावरण का मतलब सिर्फ वनस्पति और फूल पत्तों से और क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, ये गोस्वामी जी ने कहा, पंच तत्वों से तो है ही, उसके साथ जो ताना बाना है, आखिरकार ये पर्यावरण है किसके लिए। हम मनुष्य जो विवेकवान प्राणी माने जाते हैं, जब मैंने पहले ही कहा कि मनुष्य बगैर प्रकृति के नहीं रह सकता, प्रकृति रह सकती है, जो अध्यक्षीय वक्तव्य में बात कही गई, तो हम वही देख लेते हैं कि जो हमारा पर्यावरण है वो इंसान का, उसके साथ जो ताना बाना है, जो सृष्टि का उद्गम है, जो प्रलय की बात आती है, तो उसमें हम सब देखते हैं कि कहीं ना कहीं यह ताना बाना हमारे जीवन से अभिन्नता से जुड़ा हुआ है, और अभिन्नता से जुड़ा हुआ है तो हम उसके हिस्से भी हैं। तो हमारा क्या दायित्व बन जाता है, हमारा दायित्व यह बन जाता है कि छोटी छोटी बातों पर भी जब हम हिंसक होते हैं, हिंसा एक बड़ा कारण है पर्यावरण को क्षति पहुंचाने का। एक हिंसा, एक शिशु के प्रति की गई हिंसा भी पर्यावरण बिगाड़ देती है, और एक समाज और परिवार और समाज के प्रति की गई हिंसा भी पर्यावरण बिगाड़ देती है। पर्यावरण की अपनी व्यापक परिभाषाएं हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। अल्टीमेटली जो प्रकृति के संरक्षण के प्रति जो रुझान है उसको जब हम पर्यावरण से जोड़ते हैं तो हमारे बहुत सारे मौलिक कर्तव्य भी उसमें है। देखिए संविधान में भी जो 51वां अनुच्छेद ए है, अनुच्छेद 51 ए है, जो आर्टिकल 51 ए है, उसमें मौलिक कर्तव्य के रूप में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, जो 42वें संविधान संशोधन में हमें बताया गया है। तो ये तो संवैधानिक बात एक छोटी सी मैंने यहाँ रखी। लेकिन जब आचार्य शुक्ल कहते हैं कि मतलब मन की जो वृत्तियां हैं, जो संकुल वृत्तियां हैं, वो खुले,
और हम उस पर खुलकर बात करें, हम सरल हृदय बने, हम अमित सिंह बड़ा हृदय लेकर चलें। सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइक, नहीं तो मैं फिर सबका अनम्यूट कर दूंगा, वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आप सब लोग अपना माइक अभी तुरंत के तुरंत म्यूट कर लें, नहीं तो मैं मजबूरी में सबका माइक म्यूट कर दूंगा, तो फिर जो आपकी समस्याएं हैं उसमें समस्याएं बढ़ती जाएंगी। आप सब लोग अपना माइक अभी प्लीज रिक्वेस्ट है, सब लोग माइक अपना म्यूट कर लें। जी धन्यवाद आलोक जी। तो मैं बात कर रहा था कि हमारी जो वृत्तियां हैं, वो मनुष्य की जो वृत्तियां हैं, मानसिक वृत्तियां हैं, उसके संकुल होने के बजाय सरल होने की बात जो पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हर स्तर पर। जैसे शुक्ल जी ने कहा कि साहित्य कविता क्या है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। और आगे उन्होंने कहा कि हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है वह कविता है। इसमें जो रस दशा है उसको थोड़ा सा पर्यावरण की दृष्टि से आप देखिए, ये है रस दशा क्या है। रस की दशा हम रस में भी पढ़ते हैं कि जब सत्व का उद्रेक होता है तब हम रस आस्वादन के पात्र बनते हैं, जिसको आचार्य भरत ने सुमनस के संस्कार, प्रेक्षक के संस्कार के रूप में भी बतलाया है। तो हम वहां देखते हैं कि जो चित्त की निर्द्वंद अवस्था है वो राग और द्वेष से अलग की बात आ जाती है। अब राग और द्वेष का ही सारा जीवन भरा हुआ है, उससे अलग नहीं हुआ जा सकता, लेकिन एक बैलेंस है जिसको ब्रह्मास्वाद सहोदर के रूप में भी देखते हैं। तो पर्यावरण के संदर्भ में भी जो राजनीतिक वर्चस्व की होड़ पूरे विश्व में इस समय है, जो महाशक्तियां टकराती हैं, जो भौगोलिक विस्तार और ये कहिए कि वर्चस्ववादी नीतियों से आगे बढ़कर हथियारों से लैस होकर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए, सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए जो बमबारी होती है, जो 45 में भी हुई हिरोशिमा नागासाकी पर। अब आप देखिए कि उस घटना को भी पर्यावरण की जो क्षति थी साहित्य में दर्ज किया गया है। साहित्य में दर्ज जो घटनाएं हैं पर्यावरण से संदर्भित, वह ऐतिहासिक घटनाओं से भी, गणित घटनाओं से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जब जब साहित्य में ये घटनाएं गणित होती हैं अपने रचनात्मक स्तर पर, तो वो एक भविष्य के लिए भी एक नया रूप लेकर हमारे सामने आती है। ऐसे ही नहीं कहा गया होगा वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर नयनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। एक करुणा है, एक करुणा है, एक सरल हृदय की बात वहां पर की गई है। या मां निषाद प्रतिष्ठाम दोमगम शाश्वती समय यत क्रोच मिथुनादेकम काम मोहितम। अब उसमें भी देखिए कि वो बहेलिये द्वारा जो संधान किया गया वहां पर भी एक करुणा का भाव है, जीव संरक्षण की बात वहां पर भी उसमें दिखती है। विलियम वर्ड्सवर्थ शांति के क्षणों की बात करते हैं, जिस हृदय की रस दशा की बात शुक्ल जी करते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ ने दूसरे रूप में उसको कहा, पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये ट्रैंक्विलिटी क्या है? शांति के क्षण। और शांति के क्षण कहाँ हो सकते हैं? शांति के क्षण वहीं हो सकते हैं जहां बाह्य और आंतरिक परिवेश बैलेंस हो। हम लाख कोशिश करते हैं, कई बार अंदर से भीतर से उद्वेलित होते हैं, बाहर आपको कोई समझाने वाला भी होता है, बाहर का वातावरण बहुत आपके अनुकूल नहीं होता, बहुत अनुकूल होता है, उसके बावजूद भी आप उद्वेलित होते हैं क्योंकि आपके अंदर का जो पर्यावरण है, अंदर का जो मानस है वो अनुकूल नहीं है बाहर के, जिसको वातानुकूलित कहते हैं। तो हमारे भीतर का पर्यावरण और हमारे बाहर का पर्यावरण जब ये तालमेल में होता है, वही पर्यावरण के को साधा जा सकता है। तो वो भी शांति के क्षणों की बात करते हैं कहीं ना कहीं। काव्य के प्रयोजन पर नजर देखे तो श्वेतर क्षते की बात वहां पर आती है। काव्य यश से अर्थ करते व्यवहार विदेश श्वेतर क्षते सद्य परिवर्ते कांता सम्मत तयोपदेश युजे। तो जो शिवेतर क्षिते है, शिव से इतर है, उसकी क्षति साहित्य करता है। तो साहित्य में मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि जो पर्यावरण संरक्षण का जो भाव है वो कहीं ना मंगलकारी है। सिर्फ मनोरंजन या सिर्फ विधाओं में समाज की जो अपनी जो और समस्याएं हैं उनके साथ साथ पर्यावरण की बात करना, विज्ञान और तकनीकी की बात करना, ये भी महत्व रखता है। और ये सिर्फ हिंदी भाषा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी जितने भी हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, चाहे वो दक्षिण भारत की हों, आप देखिए असम में जो है अंकिया नाट और नामघर की वहां पर जो प्रचलन है, माधव देव और शंकर देव की जो परंपरा है, श्रीमंत जो माधव देव और श्रीमंत जो शंकर देव की जो परंपरा है, तो एक लंबा इतिहास है इन सब का। हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक जड़ें हैं, मैं तो कहता हूं कि जो उत्तराधुनिकता की बात करते हैं जो लोग,
उत्तराधुनिक हो गए हैं। अभी सुनील तिवारी जी ने भी अपने व्याख्यान में कहा कि वो नीत्शे ने कोई घोषणा कर दी, किसी ने ईश्वर की मृत्यु की घोषणा कर दी, किसी ने विचारों के अंत की बात कर दी, फूको ने ये कह दिया। लेकिन अगर आप पूरे भारत का भ्रमण कर लें तो जितनी क्षेत्रीय भाषाएं, जितनी सांस्कृतिक अवयव छवियां, जितने लोक नाटक और जितनी परंपराएं हमारे समृद्ध भारत में हैं, अगर किनारे से घूम जाएं सारे भारत में, तो इससे ज्यादा रोचक विश्व में कुछ कहीं मिलने वाला नहीं है। हम समृद्ध हैं, समृद्ध थे और समृद्ध रहेंगे, इसमें दो राय नहीं। जहां तक पर्यावरण की बात है तो एक और बात मैं थोड़ी सी यहाँ जोड़ देना चाहता हूँ जो शांति के क्षणों से जुड़ी हुई है। स्तानिस्लॉवस्की एक बहुत रसिया के प्रसिद्ध रंगकर्मी रहे। स्तानिस्लॉवस्की ने एक थ्योरी दी है जिसको विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता रहा है, तन्मयता की भूमिका। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, लिविंग इन द पार्ट, अभिनेता के संदर्भ में। और हम जानते हैं 1897 में, 1897 में उन्होंने व्लादिमीर नेमिरोविच डेनचेंको के साथ मॉस्को आर्ट थिएटर की स्थापना की। अब ये तन्मयता की भूमिका क्या है? तन्मयता में वो वही कहते हैं कि वो व्यायाम की बात करते हैं, वो इसको मनोवैज्ञानिक प्रकृतिवाद से जोड़ते हैं, एक साइकोलॉजिकल नेचुरलिज्म की बात करते हैं। और उसमें वो बतलाते हैं कि जो अभिनेता है वो एकदम से तन्मय होना चाहिए। वो जो एक्ट करता है, वो जो प्ले में, वो स्टेज पर जो भूमिका में है, वो उस भूमिका में खो जाए और उसके बाद उसको कुछ ध्यान नहीं रहना चाहिए, वो स्वयं को भी भूल जाए। एक निमग्नता की बात करते हैं, जिसको बिहारी ने अपने अंदाज में कहा था, तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग। बहुत चला सर। अनबूढ़े हाँ, एक मिनट सर। अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब बंग। ये बिहारी ने भी कहा कि जो पूरी तरह से निमग्न होकर किसी काम में लगता है तो वो पार हो जाता है, वो डूब जाता है, जो भी कलाएं हो, कला का जो भी क्षेत्र रहा हो। पर्यावरण के संदर्भ में ये तो थी साहित्य से जुड़ी हुई बात। अब कोरोना को देखिए, गांव और शहर के संदर्भ में जिस तरह से व्याप्त हुआ वैश्विक स्तर पर, और गांव और शहर की बात प्रशांत जी ने भी अब मीडिया के माध्यम से की थी और उसी में हमने भी कुछ टिप्पणियां आई थी बीच में। नाटक से अगर पर्यावरण को देखें तो मुझे ध्यान आ रहा है कि फकीर शाह मस्तान जो हमारे यहाँ प्रतिभागी भी हैं, उन्होंने एक बात रखी थी कि सर पर्यावरण पर जो है नाटकों के माध्यम से भी एक ये होना चाहिए। मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे रंगकर्मी, कलाकार और बुद्धिजीवी और सामान्य व्यक्ति भी, बुद्धिजीवी को मैं बहुत अलग से नहीं देखता हूँ, बहुत सामान्य जन भी, मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ जो बड़े बड़े पुरस्कार जिनको मिल सकते हैं, लेकिन वो पर्दे के पीछे बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, 500 दरख्त भी लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं। और ऐसे आदमी हमारे हिंदुस्तान में बहुत हैं जो जिनको किसी चर्चा की और उसकी जरूरत नहीं है, वो क्या कितना पुण्य का कार्य कर रहे हैं प्रकृति के लिए। तो फकीर शाह मस्तान जी ने भी जो बात कही थी, मैं बता दूं, रतन थियम जैसे सरीखे रंगकर्मी, वो कहते हैं रंग प्रसंग के एक अंक में उन्होंने कहा है कि मेरे लिए नाटक रंगमंच भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरे लिए पर्यावरण का जो संदर्भ है वो भी मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि कलाओं के माध्यम से वो बात भी, उसको भी प्रश्रय दिया जाए, वो हमारे आने वाले कल के लिए जरूरी है। रतन थियम के अलावा और भी रंगकर्मी या नाटककार या लेखक, उपन्यासकार, बहुत सारे लोगों ने इसको इस रूप में कहा है। तो नाटक अपने आप में साहित्य का मीडिया कहा जाता है। नाटक जो विधा है उससे पर्यावरण को रिलेट करके हम इस रूप में भी देखते हैं कि वो एक परफॉर्मिंग आर्ट है, वो एक लोकतांत्रिक विधा उस रूप में है कि वो स्टेज पर जुड़ी हुई है। लेकिन अब कोरोना में भले ही उसको ब्रेक लग गया, लेकिन स्कूल में, कॉलेज में और रंग नाटकों के रूप में, थिएटर में हम जब देखते हैं कि इस प्रकार की जब रचनाएं आती हैं तो उसका जो एक प्रत्यक्ष जो एक प्रभाव है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसको बढ़ावा पाठ्यक्रमों के रूप में भी दिया जाना चाहिए, वो दिया जा रहा है। अब पाठ्यक्रम के रूप में भी पर्यावरण को एक विषय के रूप में लगा दिया गया है पढ़ाने के लिए। जैसे चंदन चौबे जी ने अपने व्याख्यान में कहा था कि स्कूलों, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों पर उन्होंने एक अपनी चिंता जाहिर की, उसमें क्या परिवर्तन संभावित हैं, उन्होंने बात रखी। तो पर्यावरण भी उसका एक कंसर्न है, और पर्यावरण को किस रूप में सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उसमें कुछ इंटरनल और उस तरह की चीजें होनी चाहिए कि उसका परफॉर्मिंग हो, जब भी समय अनुकूल होगा उस पर हम बात कर सकते हैं। तो सहज और प्राकृत जीवन, ये पर्यावरण की मूल धुरी है। अब सहजता और प्राकृत क्या है? अब प्राकृत वही है जो प्रकृति सम्मत है। आपने देखिए कि बहुत सारे रचनाकार ये कहते हैं, मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था, उसमें शायद वो कौन महिला है, कुल श्रेष्ठ हैं, उनका, उसमें वो शुरू में ही कहते हैं कि
हमारे समय में पर्यावरण ये खिलौने हमारे खुद के बनाए हुए होते थे, आज सब रेडीमेड आ रहा है जिसको हम बाजार से जोड़कर देख सकते हैं। तो जीवन यापन का बहुत कुछ ऐसा जो जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन हम उससे घिरते चले जा रहे हैं और अल्टीमेटली प्राकृतिक दोहन उसके पीछे रहता है। तो पर्यावरण संरक्षण की जो मुख्य शर्त है वह है पोषण। आप दोहन करते हैं, विकास करते हैं, वो होता है, लेकिन उसके साथ यदि आप पोषण की शर्त लेकर चलते हैं तो वह विकास सस्टेनेबल जिसको हम कहते हैं, सहनीय विकास जिसको हम कहते हैं, उसका आधार है कि कहीं ना कहीं आप एक दोहन के साथ साथ पोषण की भी शर्त रखें। आपने कितना प्रकृति से लिया और कितना प्रकृति को दिया, जनाब इसका थोड़ा सा हिसाब किताब भी रख लीजिए, इसका भी थोड़ा ख्याल कर लीजिए, तो कुछ बातें समझ में आ सकती हैं, कुछ अच्छा हो सकता है अपने स्तर पर ही सही। जब ये चेतना जन चेतना के रूप में ये चीज आती है तो बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। पहले हम सुधरे तो जग सुधरे वाली बात है। तो ये इस रूप में हम देखते हैं कि मुद्दे तो बहुत सारे हैं पर्यावरण के, और उनको साहित्य में भी हम पाते हैं। मुद्दे जैसे मैंने बताया कि राजनीतिक, अगर भौतिक स्तर पर देखें तो ध्वनि जलवायु मुख्य रूप से हम जैसे स्कूल लेवल से ही पढ़ते आए कि ध्वनि प्रदूषण है। अब ध्वनि प्रदूषण पर भी हम जान रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में आया और बाद में उसको सन 2000 में दोबारा से लागू किया गया। तो ये नियम कायदे बनाए किस लिए गए, क्योंकि उससे बंद कर मनुष्य अपने आचरण और अपनी शैली को आगे बढ़ाए ताकि कंट्रोल रहे उन चीजों पर। आप देखिए कि जो प्रजातियां हैं, अभी 2019 में भी एक बात निकल कर आई कि कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं जीव जंतुओं की, जिसमें हम देखते हैं मेंढक है, स्वस्थ जल मछली है और शार्क है, घोंगा है। तो इन प्रजातियों को भी हम विलुप्त करते जा रहे हैं। आप जानकर आपको आश्चर्य होगा कि दिल्ली जैसे महानगर में गोरैया जैसी पक्षी को कृत्रिम घोंसले लगाकर उनको जो है उनको उनकी संख्या बढ़ाने के लिए और उनको रखने के लिए और उस जीवन को संजोने के लिए, उस प्रजाति को बचाने का संरक्षण भी दिल्ली सरकार पहले से करती आई है। जबकि आप किनारों पर चले जाएं, आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं, तो आपको कोई भी सरोवर, पोखर, तालाब, झील दिखेगा, कोई नदी दिखेगी, तो उसके ऊपर जो टहनी होगी वहां आप सैकड़ों घोंसले आप पाएंगे गोरैया के, और नायाब नमूना है। कोई इंजीनियर शायद नहीं बना पाएगा उसको। तो कुदरत के इस कमाल को तो हम नमन करते ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो प्रकृति जो बना सकती है या प्रकृति जो रचना करती है, विज्ञान और तकनीकी चाहे जहां चले जाएं, उससे उसका कोई होड़ नहीं हो सकती। संरक्षण करना हम सबका कहीं ना कहीं एक नैतिक दायित्व तो बनता ही है पर्यावरण के संदर्भ में, इसमें दो राय नहीं। अब बात है विज्ञान और साहित्य के अंतर संबंध की, अंतर विषयकता की। एक सवाल हमारे बीच में भी आया था कि भाई साहित्य में पर्यावरण या विज्ञान, इससे थोड़ा सा संदेहास्पद स्थिति लगती है, विज्ञान कैसे आएगा साहित्य में। तो मैं बताऊं आपको कि अब जब हमारे जो आईआईटी का या बड़े बड़े जो संस्थान हैं उनका सिलेबस, जैसे क्षेत्रीय भाषाओं में उनकी शैक्षिक व्यवस्था की बात की जा रही है, तो विज्ञान एवं तकनीकी का जो और साहित्यकारों का जो एक तालमेल है, हर एक साहित्यकार वैज्ञानिक नहीं हो सकता और हर एक वैज्ञानिक एवं इंजीनियर साहित्यकार नहीं हो सकता, ये तो हम जानते हैं। लेकिन इसके बीच में एक तालमेल यदि साधा जाए तो बहुत कुछ ऐसी अवेयरनेस पर्यावरण के प्रति, तकनीक के प्रति, विज्ञान के प्रति एक जागरूकता के रूप में हमारी समस्त क्षेत्रीय भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में उसका व्यापक विस्तार किया जा सकता है, और ऐसा हो भी रहा है। मैं आपको बतलाऊं कि जयंत विष्णु नार्लिकर, हमारे महाराष्ट्र से बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं, उनका एक उपन्यास है, जयंत विष्णु नार्लिकर जो हैं, उनका वायरस एक उपन्यास है जो मराठी में उन्होंने लिखा, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदी में उसको अनुदित किया, और उसमें वो विज्ञान गल्प के रूप में उसको बतलाते हैं कि ये विज्ञान गल्प है। और उस विज्ञान गल्प के विषय में वो क्या कहते हैं कि विज्ञान गल्प वह होता है जहां वर्तमान में भविष्य के लिए कल्पना की जाती है, अच्छे भविष्य की कल्पना की जाती है, या एक चेतावनी उसमें रहती है, और कई बार वो समय के साथ सच साबित होती है। यही प्रयास उन्होंने किया है, और उन्होंने उपन्यास में दिखाया है कि तमाम तकनीक और जो कंप्यूटर और जो है इस सब में वायरस आ जाता है और वो ध्वस्त हो जाता है सिस्टम, और वहां पर फिर वैज्ञानिकों की एक 8, 10, 7 वैज्ञानिकों की एक टीम बैठती है और वो उस पर अन्वेषण करती है और एक निष्कर्ष पर पहुंचती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक मराठी भाषी उपन्यासकार वह हिंदी में अनुदित करता है अपनी ही रचना को,
और उस रचना में वो जो कंसर्न लेता है वो हिंदी प्रदेश में भी सीधे सीधे उतर जाती है। तो ये भाषा विषयक जो अंतर है ये कोई महत्व नहीं है, अनुवाद के माध्यम से और सब चीजों से जाता है, लेकिन महत्व इस चीज का है कि आप तकनीक और विज्ञान की फील्ड में हैं और आप एक सृजन धर्मी व्यक्तित्व से लैस हैं और आपने वो सृजन किया, वो नाटक के रूप में किया, उपन्यास के रूप में किया, कहानी के रूप में किया, कविता के रूप में किया। ऐसे बहुत सारे रचनाकार हैं। राजेश जैन खुद एक पेशे से इंजीनियर रहे हैं, एनटीपीसी में ये उप महाप्रबंधक रहे, तो उन्होंने भी कई सारे नाटक लिखे जिनमें कोयला चला, हंस की चाल, चिमनी चोगा और चिंदी मास्टर, इन सब प्योरली वो बिल्कुल पर्यावरण कंसर्न पर, जो प्रकाश हम देखते हैं, जो चमचमाती लाइट हम अपने घरों में देखते हैं, मोहल्ले में देखते हैं, गांव में, शहर में देखते हैं, वह लाइट किस प्रकार बनती है, कोयले की खदान में किस प्रकार काम होता है, वो पूरा एक अनुभव उन्होंने कोयला चला हंस की चाल, जो काला कोयला है वो हंस की चाल चल के उजला हो जाता है, लेकिन उसमें जो यातना है, उसमें जो पीड़ा है, उसमें जो एनर्जी का उपभोग है, उसको लेकर जो एक संवेदनात्मक पुट उनके नाटक में मिलता है वह प्रभावित करता है। ऐसे ही चिमनी चोगा में भी उन्होंने पर्यावरण की व्यापक समस्याओं को, आज दिल्ली में नहीं पूरे विश्व में शुद्ध वायु की मार झेलनी पड़ रही है। उन्होंने चिमनी चोगा जो लिखा वो 90 के दशक में लिखा और वहां वो लिखते हैं कि दिल्ली जैसे महानगर में स्कूली बच्चे सिलेंडर बांधकर ऑक्सीजन का स्कूल जा रहे हैं, ये कल्पना उन्होंने की और आज वही स्थिति जो हमारे समक्ष है। गांधी जी ने भी कहा था, गांधी जी ने अपनी रचना में कहा या नहीं कहा, ये देखिए उन्होंने जो अपना लिखा उसमें ओपिनियन में कि यूरोप में जो मशीनीकरण है उससे वहां का वातावरण खराब हो रहा है और अब वो हिंदुस्तान की ओर बढ़ रहा है। मशीन का उस तरह से विरोध नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने वहां चिंता जाहिर की उन मजदूरों के प्रति भी जिनका जीवन जो है वो प्रभावित था। उस मशीनी यांत्रिकरण की तरफ उन्होंने इशारा किया और इस मशीनी यांत्रिकरण को विभिन्न कविताओं में हम देख पाते हैं, चाहे वो दिनकर हो, चाहे वो आपका ये खुद राजेश जैन का भी यंत्र सप्तक और रोशनी के खेतों में 2 कविता संग्रह हैं, पृथ्वी के पक्ष में 1 कविता संग्रह है। इसी प्रकार और भी उपन्यासों के नाम मैं यहाँ पर गिनवा सकता हूँ, जिसमें वीरेंद्र जैन का डूब उपन्यास है, जो बांध बंधनों में कसमसाती नदियां हैं और जो विस्थापन का दंश है, आप उस विस्थापन के दंश को देखिए, पर्यावरण का बहुत बड़ा मुद्दा है। जब हम अपने घर में मुकम्मल रूप से बैठे होते हैं और जब हम घर छिन जाए या हम सड़क पर आ जाएं, तो उस अंतर को यदि हम एक बार सोच लें तो पता लगता है कि विस्थापन का क्या दंश है। ये सिर्फ भारत पाकिस्तान, भारत पाक विभाजन का, स्वतंत्रता के बाद विभाजन का ही मुद्दा नहीं है, ये आज भी किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। जब बस्तियां उजाड़ी जाती हैं और वो जो दर्द आज भी हम देखते हैं कि फुटपाथ के किनारे बहुत सारे इस प्रकार के मतलब एक संख्या हमें मिलती है जो कि चुनौती के रूप में हम उसको देखते हैं। तो ये चीजें भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। जब आपके पास मुकम्मल रहने का स्थान नहीं होगा, हम स्वच्छ अभियान की बात करेंगे और स्वच्छता व्यापक स्तर पर वहां नहीं मिलेगी, तो वो चीजें कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करती हैं। ये माइक जरा बंद कर लीजिए जिसका भी जरा है। थैंक यू। तो बाजार देखिए, पहले हमारे यहाँ औद्योगिक क्रांति आती है, फिर कृषि क्रांति आती है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ आज के समय में हम देखें तो ये तकनीकी और जो डिजिटल जो है ये एक क्रांति है और इसके माध्यम से हम बहुत नजदीक होकर भी बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, एक दूसरे से बहुत नजदीक होकर बहुत दूर। और लेकिन अब जैसे ये तकनीक है, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर साहेबराव गायकवाड़ जी हैं और इतने हमारे साथी हैं, सब हम आमने सामने हैं, ये तकनीक के माध्यम से ही सब हो पाया है, इसमें दो राय नहीं, ये तकनीक की वजह से हम यहाँ जुड़े हुए हैं। लेकिन अच्छाई के साथ साथ उसका जो दूसरा पक्ष है, सिक्के का जो दूसरा पहलू है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने कहा, सूत्र में अगर मैं कहूँ तो दोहन के साथ साथ पोषण की शर्त जो है वो हमेशा सिर्फ थोपी हुई नहीं होनी चाहिए, वो हमारे मन में ही रहनी चाहिए। आप खान पान के संदर्भ में इसको ले सकते हैं, वस्त्र परिधान के संदर्भ में भी इसको ले सकते हैं, और इसी प्रकार से असंतुलित पर्यावरण और मानव जीवन के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं। अब बदलनी होगी जीवन शैली। अब मैं कहूँ कि कैसे बदलनी होगी जीवन शैली, तो इसमें अब कोरोना के संदर्भ में भी ICMR का एक अध्ययन आया, जो एक पत्रिका में जिसकी चर्चा आई,
और उसमें सुनीता नारायण का एक लेख है, उसमें वो कहती हैं, अभी जून के ही अंक में, शायद ये योजना के जून के अंक में सुनीता नारायण का ये एक लेख आया, उसमें वो कहती हैं कि दो तरह की मार झेल रहा है भारत बीमारियों की। एक कुपोषण और हैजे जैसी जो गरीबों की बीमारियां हैं, और दूसरा जो है वो अमीरों की बीमारी। अब देखो वो देखने का एक विचार है, उसमें वो उन्होंने मधुमेह और कैंसर को गणित किया है, और आईसीएमआर के अध्ययन रिपोर्ट के माध्यम से वो बतलाती हैं कि जो अमीरों की बीमारियां हैं वो जब बीमार को गरीब को लग जाती है तो उनके लिए झेलना बहुत मुश्किल है आर्थिक स्तर पर। तो हर एक चीज का अपना एक नजरिया है देखने का। तो ये एक नया विचार जो है हम उसमें देख पाते हैं। आतंकवाद से उपस्थित शीत युद्ध की स्थिति हमारे बॉर्डर्स पर भी है, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं देखते हैं हम। आधुनिकीकरण कहिए, अगर उत्तराधुनिकता की बात करें तो मुझे तो ये लगता है कि वो जो यूरोपीय समाज है, वो जो खाया पिया भरा पूरा समाज अपने आप में है, वो उबा हुआ समाज हो सकता है। हमारे अभी मिट्टी की जो सौंधी महक है उससे हम अभी बहुत दूर नहीं गए हैं, और बहुत दूर जाने की जरूरत भी शायद नहीं है। हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है पर्यावरण के संदर्भ में भी और एक रचना धर्मी मन के स्तर पर भी, कि जब हम सांस्कृतिक आयोजन के रूप में स्कूलों में कॉलेजों में जब हम ये उत्सव मनाते हैं कि ये फला संस्कृति है, उसको उसको दर्शक या समाज देखता है तो बड़ा अच्छा तो लगता है कि हाँ ये हमारा कल्चर है, लेकिन उस कल्चर को हम जी नहीं रहे हैं, ये कई बार कचोट करता है। उसके कारण कई सारे हैं। हमारे कच्चे आंगन होते थे, मिट्टी के आंगन होते थे, अब वो पक्के हो गए हैं। बदल गया है सब कुछ, तकनीक ने बहुत कुछ बदल दिया है, जरूरतें बदल गई हैं, जीवन शैली बदल गई है, लेकिन जो लोक जीवन की धुनें हैं, वो चाहे तीज पर्व और त्योहार के रूप में हो, वो खान पान के रूप में हो, अब वो सिर्फ फेसबुक और ट्विटर, और आप कहिए कि अब एक और बात सुनने में जैसे आई, आप करेक्ट कर सकते हैं बाद में, कि जो बड़े बड़े रेस्तरां होंगे अब उनमें जो है वो एक जो अग्नि का अलाव जैसे होता था जिस पर दूध गर्म किया जाता था, अब वो उसमें रखे जाएंगे 5 स्टार होटल में, और उस पर वो बताएंगे देखिए जी ये उपले का जो एक ईंधन है उस पर तैयार किया गया है, ये दूध उस पर बॉइल्ड किया गया है, ये नेचुरल है पूरी तरह से। ये गांव में अभी भी है, मैं ये नहीं कहता, हिंदुस्तान तो अभी भी गांव में ही बसा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे छीजती जा रही है चीजें, और इस छीजते समय में हमारे लिए चुनौती जो है वो बनकर चली आ रही है। तो वो हमारा दिया हुआ, हमारी ही परंपराओं से निकला हुआ, और वो हमारे लिए एक व्यापार बनता चला जा रहा है। भारतेंदु ने ऐसे चिंता जाहिर नहीं की थी। आप देखिए भारत दुर्दशा में जब भारतेंदु कहते हैं, उन्होंने 4 शब्द गिनवाए, फैशन, अदालत, अपव्यय और सिफारिश। वो अलग बात है कि अंग्रेजों की हुकूमत का समय था, और अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज राज सुख साथ सजे से बारी पय धन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। उन्होंने तो यही कहा कि हमारा धन विदेश चली जाए, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन उसके साथ भी उन्होंने कुछ बातें कही। सत्यानाश फौजदार की जो पूरी टीम आती है, रोग, कलह, मदिरा और पता नहीं क्या क्या, तो आज भी आप देख सकते हैं उसमें ऐसे ऐसे शब्द दिए, हैजा, और 4 शब्द मैंने आपको बतलाए, उनको उन्होंने गिनवाया है कि फैशन, अदालत, अपव्यय और सिफारिश। इन्होंने तो खूब ही छकाया। तो व्यवस्था पर भी सवाल है। आप देखिए कि व्यवस्था जो है, अब सवाल उठता है कि भाई साहित्य और पर्यावरण की बात तो है इसमें, लेकिन राजनीति भी तो बीच में आ ही जाती है ना। हमारा अंतर विषय जो विषय है उसको भी मैं छूऊं तो हम प्रोविजन कर देते हैं, कानूनी अमली जामा पहना देते हैं, लेकिन वो धरातल पर कहाँ आती है चीज। जब वो धरातल पर आएगी तब उसका कुछ न कुछ उसका लाभ हमें मिलता है। और धरातल से भी ज्यादा, जैसे मैंने कहा, कि जन चेतना के रूप में हमें उसको देखना जरूरी है। हमें खुद अपने भीतर झांकने की भी जरूरत है। मुझे अपने अंदर देखना होगा कि मेरा क्या योगदान है। सिर्फ उम्मीद हम करें व्यवस्था से तो शायद बात नहीं बनेगी। व्यवस्था से उम्मीद तो करना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल वो अकाउंटेबिलिटी है उसकी, और वो रहनी चाहिए, और वो रहेगी। और नहीं रहेगी तो उसको हम चुनौती भी दे सकते हैं कि हमारा ये भी हमारा एक कहीं ना कहीं एक नैतिक दायित्व है। कामायनी में जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि प्रकृति रही दुर्जय, पराजित हम सब थे भूले मद में, भोले थे हाँ तिरते केवल, सब विलासिता के नद में। और वो कहते हैं कि पुरुषोत्तम मोह में किस प्रकार से
वो स्त्री के जीवन को भूल जाता है, तो प्रकृति और पुरुष के उस रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। तो वो स्त्री पुरुष संबंध की बात नहीं है वहां, आप उसको अन्यार्थ भी करके देखें, अन्योक्ति के रूप में भी देखें, तो जो अधिकार और अधिकारी के बीच का जो टकराव है उसमें समरसता ही एक बैलेंस है, जिसको आखिर में वो कहते हैं समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड गना था, या एक दूसरे से न मिल सके यही विडंबना है जीवन की। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको यहाँ पर रखा जा सकता है, और ये सिर्फ कामायनी नहीं, और भी हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण आप इसमें देख सकते हैं। प्रकृति और मानव जीवन और इस संसार को लेकर एक लाइन मैं यहाँ रखना चाहूंगा प्रसाद जी की कामायनी से। देखिए, साहित्य में मानव जीवन को और प्रकृति को तो लिया गया, एक प्रकृति वर्णन के रूप में भी चाहे लिया गया, लेकिन कंसर्न जो है वो भौतिक और मानसिक बैलेंस का है कहीं ना कहीं। एक उसको आध्यात्मिक टर्मिनोलॉजी भी आप बोल सकते हैं। वो तो कबीर ने कहा जो मानो तो देव है, ना ही तो भीत को लेव। लेकिन क्या कहते हैं, देखिए प्रसाद जी, वो कहते हैं यह नीड़ मनोहर कृतियों का, जैसे डार्विन की सिद्धांत की बात अभी आई उससे मुझे ध्यान आया, यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म रंगस्थल है परंपरा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है। परंपरा है, हम आए, हम चले जाएंगे, हमारे पूर्वज आए थे चले गए, हमारी संततियां आई हैं, रहेंगी, चली जाएंगी, उनकी संततियां आएंगी, चली जाएंगी, ठहरा जिसमें जितना बल है। लेकिन ये बल क्या कहता है? ये बल ये कहता है कि जब आप हैं तो आप अपने वजूद को एक स्तर दीजिए, एक दृढ़ता दीजिए, एक अपना अभिमान के रूप में नहीं। यह नीड मनोहर कृतियों का, मन को हरने वाली कृतियों का यह नीड है, घोंसला है। देखिए, नीड शब्द से बहुत प्रिय शब्द है प्रसाद जी का। मैं एक और उदाहरण यहाँ पर दूंगा। यह नीड मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म रंगस्थल है, ये कर्मों की रंगस्थली है। साथ में ये भी कह देते हैं सिर्फ मनोहर कृतियां नहीं है, कर्म क्षेत्र में उतरना होगा, और जब कर्म क्षेत्र में उतरते हैं तो कर्मों का लेखा जोखा हमारे साथ रहना चाहिए। हमने क्या किया, क्या उपादेयता हमारी रही, ये वो कहते हैं कहीं ना कहीं। इस रूप में जीवन की एक स्तरीयता को वो देखते हैं। उनका एक नाटक है ध्रुव स्वामी, आप सब जानते हैं, उनका अंतिम नाटक है, 1933 में आया। वो वैसे तो सत्ता व्यवस्था और स्त्री मुक्ति की आकांक्षा का नाटक है, लेकिन प्रारंभिक पंक्तियां आप देखिए, प्रकृति का वर्णन उनके हर एक नाटक में, हर एक रचनाओं में आपको देखने को मिलता है। वहां पर वो कहते हैं, जब दासी ध्रुव स्वामी को कहती है कि आप भीतर नहीं चलेंगी, देखिए भीतर शब्द का इस्तेमाल है, उससे पहले वो लिखते हैं वहां पर कि इन कोमल निरीह लताओं को तो इस विशाल आकार पर्वत श्रृंखला के समक्ष झुकना ही होगा। ये पुरुषत्व का जो दंभ है उसके समक्ष एक महिला जो लाचार है उसके झुकने की बात है। लेकिन आप देखिए कि इसको उस रूप में भी हम देख सकते हैं। पर्यावरण, मैंने पहले भी कहा, मानवीय संबंधों में जो गांठें हैं उन गांठों को खोलना और समाज में समरसता का भाव लाना अपने आप में पर्यावरण को संतुलित करना ही है। यदि हम और आप, यदि हम और हमारा परिवार, यदि हमारा परिवार और समाज और पूरा राष्ट्र आप कहिए, यदि वो जब एक गीत आता है कि सारा भारत ये कहे देश में एका रहे, तो ये देश में एका जो है वो पर्यावरण को बैलेंस करेगा कहीं ना कहीं। यदि देश में एका ही नहीं है तो पर्यावरण किस प्रकार से बैलेंस, कौन से पर्यावरण की हम बात करेंगे? निपट जंगलों में हम रहते हैं, आदिवासियों की बात आई। अब आदिवासी भी समाज जो है उसकी क्या समस्याएं हैं, यदि वो देखे तो वो भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ मामला है। सिर्फ ये नहीं कि वो अपनी जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई उनकी है, वो अपने अस्तित्व के प्रति भी सचेत हैं। मैं आपको एक नाटक का उदाहरण देता हूँ उसी पर, हवाओं का विद्रोह। ये एक नाटक है, हवाओं का विद्रोह, विभू कुमार का नाटक है हवाओं का विद्रोह। उसमें मैं संक्षिप्त में एक लाइन में बता दूं, 2 लाइन में, पंक्तियों में। उसमें एक पात्र है लक्ष्मी, और लक्ष्मी आदिवासी लड़की है, और घाटी, वीरान घाटी में वो परिवार वहां जैसे है, आदिवासी समाज है। और उस लक्ष्मी को उसके दद्दा जो हैं, आप देखिए दिलचस्प है, भाषा बहुत दिलचस्प है वहां की भाषा, स्थानीय भाषा का जैसे उन्होंने इस्तेमाल कि दद्दा, और वो मोड़ी कहते हैं, मोड़ी लड़की को, पोती को अपनी। तो दद्दा
हम नहीं जाएंगे, वो ऐसे बोलती है, हम नहीं जाएंगे स्कूल में पढ़ने के लिए। तो वो उसको कहते हैं कि बेटा तेरे लिए मतलब पढ़ना जरूरी है, और वो उसको स्कूल छोड़ देते हैं। लेकिन स्कूल जाने के बाद जब वो शिक्षित हो जाती है, पीएचडी तक चली जाती है, और उसके बाद एक ऐसा वाकया होता है कि जो समाज, जिस समाज से वो निकली थी, वही समाज उसके लिए अभिशप्त बन जाता है, और वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाती है। दिखाया यह गया है कि हमारी जो जो रूढ़ मान्यताएं हैं, कई बार वो मनुष्यता का गला घोट देती है। हम परंपराओं के संरक्षण की बात जरूर करें, लेकिन समय के साथ जो रूढ़ी बन जाती हैं उनका निराकरण की भी हम बात करें, क्योंकि समय के साथ जो परंपराएं रूढ़ियां बन जाती हैं उन पर पुनर्विचार करना भी समाज का ही दायित्व कहीं ना कहीं बन जाता है, जिससे कि जो संघर्षशील व्यक्तित्व है उसका रास्ता बाधित ना हो और वो अपने मुकाम तक पहुंचे। तो लक्ष्मी जैसी कोई भी, ये ये एक ऐसी घटना थी, साहित्य में तो पहले दर्ज हुई, उसके बाद ये वास्तविकता में भी हुई। माँ श्वेता देवी ने उसका वर्णन भी किया। तो इस रूप में और भी बहुत सारे कविताओं का या नाटकों का यहाँ पर दिया जा सकता है। अब आप देखिए कि किस प्रकार से पर्यावरण बदलता है। मैं एक उदाहरण और कविता का देता हूँ आपको। हमारे लिए पर्यावरण क्या है? हमने जैसे शीत युद्ध की बात की, आतंकवाद की बात की, हमारे पास भरपूर एनर्जी है, हमारे पास स्वस्थ वायु है, हमारे पास स्वस्थ जल है, हमारे पास स्वस्थ अन्न है, हमारे पास बिल्कुल जैविक अन्न है, और हम सदियों तक उससे, हमारे पास एक भूमि का ऐसा बड़ा सा टुकड़ा है कि हम अन्न उपजा सकते हैं, हमारे पास जल का स्रोत भी है, हमारे पास विशुद्ध वायु है। लेकिन सिर्फ भौतिक स्तर पर हम जीवित रहेंगे तो क्या मनुष्य कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। तो हमारे दायित्व तो क्या बन जाते हैं? हम पर्यावरण, वृक्ष लगाएं, ये सब करें तो ठीक है, प्रकृति को पल्लवित करें, पुष्पित करें, पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो हो सकता है करें। लेकिन सवाल ये बनता है कि जो आंतरिक बाह्य संप्रभुता की बात जब आती है, भाई हर एक घर से तो नहीं जाता है बॉर्डर पर लड़ने के लिए कोई बच्चा, हर एक घर से तो नहीं जाता है। जिस घर से जाता है और जिस घर का बच्चा वहां न्यौछावर होता है, उस परिवार को, वो अलग बात है कि एक राष्ट्र हितैषिता के रूप में हमारे सबके अंदर ज्वार आता है, हम सब उनके पीछे, हमारी सद्भावनाएं होती हैं, हम रोमांचित होते हैं, हमारे रोंगटे रोए खड़े हो जाते हैं। लेकिन जिस परिवार के ऊपर ये गुजरता है वो तो देश पर न्यौछावर हो गया, बलिदान हो गया। लेकिन जिस परिवार के पीछे जो बहुत कुछ छूट जाता है, किसी छोटे से बच्चे का पिता चला जाता है, किसी माँ का बेटा चला जाता है, तो ये एक सामाजिक पर्यावरण की ये उधेड़ गुण है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जमीन से जुड़ा हुआ उदाहरण देता हूं। जैसे भक्ति काल में निर्गुण और सगुण का द्वंद्व आता है। निर्गुण और सगुण के द्वंद्व में हम सब जानते हैं कि ब्रह्म को एक अगुण, सगुण और एक निर्गुण रूप में देखते हैं। लेकिन सूरदास, हम सब जानते हैं वो सगुण भक्त कवि रहे, कृष्ण भक्त कवि रहे। लेकिन सूरदास जब आप गोवर्धन पर्वत को कृष्ण एक एक उंगली पर उठाते हैं और वो जनहितैषिता का एक उदाहरण बनता है, तो वहां पर सूरदास क्या कहते हैं? सूरदास के कृष्ण के संदर्भ में सूर के कृष्ण वहां कहते हैं, छांड देहु सुरपत की पूजा, कान कहो गिरि गोवर्धन ते और देव नहीं दूजा। खुद सूर के कृष्ण कहते हैं कि जो सुर माने देवता, पति माने श्रेष्ठ, देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र, सुरपति की पूजा छोड़ दीजिए, उस इंद्र की पूजा छोड़ दीजिए। कान कहो, कृष्ण कहते हैं, सूरदास के कृष्ण कहते हैं, खुद कहते हैं, जो आराध्य हैं सूर के, वही उन्हीं के मुंह से कहलवाया है। ये चिंतन देखिए सूरदास का, छांड देहु सुरपत की पूजा, कान कहो गिरि गोवर्धन ते और देव नहीं दूजा। ये गिरि गोवर्धन आस्था और धर्म से जुड़ा हुआ हम मानते हैं, लेकिन उस समय जब कृष्ण कहते हैं तो गिरि गोवर्धन की पूजा से तात्पर्य है कि इस धरती की पूजा करो, कृषि कार्य करो, अन्न उपजाओ, अपने आप को समृद्ध करो। मैंने बताया था अभी टीका टिप्पणी में पिछले कुछ सत्र में जब मैं संचालन कर रहा था कि उसमें बात आती है वहां पर कि अन्न उपजाने की, 2008 में वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न की समस्या ही लेकिन भारत से दूर थी क्योंकि हम कृषि प्रधान, लेकिन कृषि कार्य भी रहे, वैज्ञानिक रूप से भी, तकनीकी रूप से भी हम समृद्ध हों, राजनीतिक रूप से भी समृद्ध हों। हमारी परंपराएं समृद्धि की हैं, हमारी परंपराएं छीनने की और लूटने खसोटने की नहीं है। तो जिस प्रकार सूरदास की यशोदा बच्चे को सहलाती हैं,
कहती हैं यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, जोई सोई किछु गावे, मेरे लाल को आवे निंदरिया काहे नान सुनावे। ये जोई सोई किछु गाना क्या है? ये जोई सोई किछु गाना एक माँ ही गा सकती है, कोई और गा ही नहीं सकता। लेकिन एक तरफ सूरदास का पालना है। अब आप पालने का अंतर भी देख लीजिए, मैं एक उदाहरण और दे रहा हूं पर्यावरण के संदर्भ में। एक तरफ सूरदास का पालना है जहां यशोदा मैया बाल कृष्ण को झुला रही हैं, हिला रही है, दुलरा रही है, हिलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई किछु गावे, मेरे लाल को आवे निंदरिया काहे नान सुनावे। और दूसरी तरफ सूर्यमल्ल की वीर सत्सई, और वहां पर भी एक माँ पालने में अपने बच्चे को संबोधित करती है। वो क्या करती है? वो करती है जो एक सैनिक को एक माँ जब विदा करती है बॉर्डर पर जाने से पहले, वो कहती है, लेकिन वो पालने में ही कहती है। ये हमारे सामाजिक राजनीतिक पर्यावरण के घटक हैं। देखिए वो माँ क्या कहती है, उसका बड़ा दिल देखिए। इला न देनी आपनी हालरिया हुलराए, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माई। जो साथी यहाँ राजस्थान से हैं वो बेहतर समझ पाएंगे, और मैं उसको अगर गा के कहूं तो मैं गा के भी मैं चाहूंगा, मैं रख देता हूं। इला न देनी आपनी हालरिया हुलरा, हालरिया हुलरा, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई मां, मरण बड़ाई मां। ये उस बाल शिशु को बिल्कुल माँ कहती है कि बेटा जब अपनी धरती पर, अपनी आन बान शान पर, स्वाभिमान पर जब कोई चोट करे, तुम्हारी भूमि को कोई छीनने वाला हो, तो उसमें सरेंडर नहीं करना चाहिए। पूत सिखावे पालने, पालने में ही पूत को सिखा रही है। मरण बढ़ाई माई, कि मर जाने में आपकी श्रीवृद्धि है, आपकी बढ़ाई है, आपका हाथ, आपका मस्तक ऊपर रहेगा। और हमारे वीर सैनिकों को मैं सलाम करता हूं। जो हम अपने महफूज घरों में बैठे हैं, महफूज तरीके से हम बैठे हैं, आज बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, ये उन सैनिकों के कारण है। ये भी पर्यावरण का एक कंसर्न है। वो हिमालय की उस चोटी पर उस बर्फ में बैठे हैं, खड़े हैं दिन रात, और हम महफूज घरों में बैठे हैं। तो ये हमारे साहित्य में राजनीति के ये एंगल, पर्यावरण के ये एंगल बहुत दूर तक, और आज मैं कहूं कि बहुत सारे ऐसे साहित्यकार, रचनाकार हैं जो तकनीकी रूप से, तकनीकी क्षेत्र से, तकनीकी विधाओं से जुड़े रहे हैं, जिनका पेशा इंजीनियरिंग का है। वो लोग भी अब साहित्य में शिरकत कर रहे हैं। और इस बात को हिंदी में विपिन अग्रवाल और अज्ञेय जी से जोड़ा गया, उनका योगदान रहा। लेकिन बहुत सारा चिंतन मनन भी इस पर हुआ है कि साहित्य को किस रूप में विज्ञान से जोड़ा जाए। आप देखिए तकनीकी शब्दावली बनाई गई है, भारत सरकार के माध्यम से तकनीकी शब्दावली का शब्दकोश भी बनाया गया है, क्योंकि वो बहुत जरूरी हो जाता है। अब आप एक नाटक का मैं और उदाहरण देता हूँ, युद्धमन। देखिए युद्ध भी पर्यावरण को का विशेष कंसर्न है, और साहित्य में किस रूप में आता है। बृजमोहन शाह का नाटक है युद्धमन। और युद्धमन में एक दृश्य में आपको बताता हूं, दो सैनिक आमने सामने खड़े हैं और वो एक दूसरे पर बंदूक के ताने हुए हैं, बिल्कुल मारने के लिए तैयार हैं। एकाएक उनके मन में नाटककार ने एक ख्याल पैदा किया और वो एक दूसरे से पूछ बैठे कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, और वो पूछ रहा है कि नहीं जानता। सामने वाला बोलता है तुम मुझे क्यों मार रहे हो, सामने से कहता कि मैं नहीं जानता। और उनके बीच में वो जो संवाद होता है उसके माध्यम से नाटककार ये दिखलाना चाहता है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। ये हमारे जो राजनीतिक वर्चस्व है, जो राष्ट्रों के टकराहट है, जो एकदम से ग्रैब कर लेने की जो इच्छा शक्ति है, दमनकारी जो वैश्विक शक्तियां हैं, उनके कारण एक अपरिचित, एक दूसरे अपरिचित का जो है वो मौत के घाट उतारने के लिए तैयार है। ये बृजमोहन शाह के नाटक युद्धमन में एक दृश्य आता है। इसी प्रकार विस्थापन की जैसे बात मैंने की, बांध बंधनों की, बांध जो वीरेंद्र जैन का है, डूब उपन्यास है, बांध बंध राजेश जैन का है। इसी प्रकार से एक नाटक है मीराकांत का, काली बर्फ। काली बर्फ में कश्मीर में जो शीत युद्ध की स्थिति है उस पर व्यापक रूप से एक चर्चा दी गई है और बतलाया गया है कि किस प्रकार का वहां पर माहौल बनता है और किस तरह की बमबारी वहां पर होती रहती है और कितना लोग सफर करते हैं।
और अपने आप को बचाकर और छिपकर और इस तरह से निकलते हैं। और जो विस्थापन का जो दर्द है, उठकर दूसरे शहर में चले जाने का, अपना सब कुछ छोड़ जाने का, अपने सबों को सब कुछ छोड़ जाने का जो दर्द है, जो टीस है, जो संवेदनशीलता है, वहां पर उसको उकेरा है मीराकांत ने अपने इस नाटक में। तो विस्थापन की समस्या जो पर्यावरण से ही रिलेट है कहीं ना कहीं, उसको भी हम इन नाटकों में देखते हैं। और जो इला नाटक है प्रभाकर श्रोत्रेय का, उसमें देखिए लिंग परिवर्तन की जो बात है, विज्ञान के माध्यम से जो रचना, प्रकृति की रचना है, आप उसको ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, जो कहें, मैं तो उसको सुप्रीम एक पावर मानता हूं जो प्रकृति है। तो प्रकृति की जो रचना है उसमें जो भी वैज्ञानिक स्तर पर छेड़खानी की, वो कहीं ना कहीं विकृति की तरफ चला जाता है। इला नाटक में सुदुम्न जो पात्र है, उसके लिंग परिवर्तन की चेष्टा वैज्ञानिकों के माध्यम से, डॉक्टरों के माध्यम से दिखाई गई है, लिंग परिवर्तन की बात वहां की गई है। लेकिन ये सारी चीजें आखिर कहां जाएंगी? आप देखिए रोबोट मानव की बात अब चल रही है, और रोबोट मानव के रूप में एक महिला को जो है, वो कौन सा देश है, सऊदी अरब या सऊदी अरब है या कहाँ, वहां पर उनको एक वो मिल गई है, नागरिकता भी मिल गई है उस महिला का। मैं अभी रोबोट महिला का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ऐसे ही एक नाटक मानस हिरण है, नूर जहीर। नूर जहीर का एक नाटक है जो रंग प्रसंग में ही आया था। उसमें वो छोटा सा नाटक है, उसमें लाहौल स्पीति जो है, हिमाचल का जो बर्फीली जो चट्टाने हैं, वहां पर एक अंग्रेज जो है वो हिरण का संधान करता है, और वहां का जो स्थानीय नागरिक है वो उसका बहुत गहरा मित्र है वो अंग्रेज। लेकिन जब जब वो देखता है कि इसने कितनी निर्दयता से इस हिरण को जो पुनाच भर रहा था, इसको शिकार बना लिया, तो वो उसको इतनी बुरी तरीके से वहां लताड़ता है। वहां दिखता है कि हम हिंदुस्तानियों का जो संरक्षण, जो जो जीव संरक्षण भाव है, वो उस नूर जहीर ने वहां पर उस नाटक में दिखलाया है। और इसी प्रकार से जल डमरू बाजे, बाढ़ बाढ़ की जो समस्या है पर्यावरण से जुड़ी हुई है, जल डमरू बाजे, ये रामेश्वर प्रेम का नाटक है, जल डमरू बाजे। उसमें एक दृश्य का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। वहां पर दो पात्र हैं, एक भूखला और एक भूखली। भूखला और भूखली की एक नवजात शिशु उनके पास है, और वो 3 दिन से बाढ़ में इधर से उधर थपेड़े खाते हुए, बिना किसी कुछ खाए पिए, वो बिल्कुल 3 दिन से भूखे, भूख से व्याकुल मरणासन्न स्थिति में है। तो भूखली कहती है कि कुछ इंतजाम किया जाए, अब नहीं रहा जा रहा। तो वो बर्छी संधान करता है, और उसको वो बहुत निपुण था भूखला बर्छी संधान में। और जब वो बर्छी संधान करता है तो उनका जो शिशु था, वो शिशु छटक के पानी में गिर जाता है, और जब वो बर्छी संधान करता है तो उसके बर्छी संधान का शिकार उनका शिशु ही हो जाता है। और जो शिशु उसका बर्छी संधान से शिकार होता है, और वो जब निकालते हैं देखते हैं तो भूखली तड़प जाती है, और जो उसकी 3 दिन की भूख थी, वो उस भूख को भूलते हुए चीत्कार कर उठती है और कहती है, भूखला रे, मैं इतनी भी भूखी नहीं थी रे। कहने का तात्पर्य ये है, उसके माध्यम से एक तो बाढ़ के द्वारा जो विभीषिका है बाढ़ की, किस प्रकार से लोग विस्थापित होते हैं और जीवन यापन के लिए मजबूर होते हैं, उस समस्या को दिखलाया गया है। और दूसरा इस समस्या को कि जीव संरक्षण के भाव को भी उसमें दिखलाया गया है, कि जब अपने ही शिशु पर बर्छी संधान हो गया तो 3 दिन की जो भूख जिसके लिए बर्छी संधान किया जा रहा था, वो चीत्कार में बदल जाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मैं जैसे कहूं कि जो जयंत विष्णु नार्लिकर की मैंने बात की, उन्होंने खुद हिंदी में उसको अनुदित किया, मराठी उपन्यास को, वायरस को, और हिंदी विज्ञान गल्प के रूप में उन्होंने ये बात रखी। तो ये सारी की सारी बातें, रेडियो धर्मिता की जो समस्या है, हम देख रहे हैं हमारे घरों में, हमारी किचन में, जो शुद्ध वातावरण जहाँ नहीं होता है, जहाँ खुली हवाएं नहीं होती है। कोरोना में कहा गया है कि खुली हवाएं होनी चाहिए, शुद्ध वातावरण में रहिए। तो रेडोन गैस जो है वो कहीं ना कहीं रेडियो धर्मी विकिरण करती है, जो इस रूप में हम देखते हैं, और उसकी चर्चा भी यदा कदा नाटकों में, उपन्यास में, कहानी कविता में हमें कहीं कहीं देखने को मिल जाती है। तो जो अंतर विषयकता है वो समाज, साहित्य, पर्यावरण, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। म्यूट कर लीजिए प्लीज, प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर
जी सबसे निवेदन है, बीच में अपने आप को म्यूट कर रहे हैं, बार बार आप लोग अनम्यूट कर ले रहे हैं अपने आप को, जिससे बाधा पड़ रहा है। जी ठीक, अमित जी शुरू करें। हाँ, तो मेरा मानना ये है कि भौतिक एवं मानसिक, यदि दो स्तरों पर बांट कर देखें पर्यावरण की समस्याओं को, तो भौतिक स्तर पर हम सीधे सीधे ध्वनि, जल, वायु और रेडियो धर्मिता और ये सब चीजें देखते हैं। और अगर मानसिक स्तर पर देखें तो फिर महानगरीय संत्रास भी हम पाते हैं। आप देखिए अज्ञेय की कहानी, जो रोज कहानी है, उसमें गैंग्रीन जो एक बीमारी है, डॉक्टर मालती और वो जो पहाड़ पर रहती हैं, और वो किस रूप में, एक नल आता है 2-2:30 बजे के आसपास, और उससे जब पानी टपकता है तो उस पानी टपकने से यांत्रिक रूप से उसको पता चलता है डॉक्टर मालती को कि अब ये समय हो गया है। ना तो उसके पास किसी प्रकार का कोई और सोर्स है, उसके पति जो है पहाड़ी से नीचे चले जाते हैं अपनी डिस्पेंसरी में, और वो अकेली रहती है। एकाकी जीवन उसमें दिखलाया गया है, यांत्रिक जीवन उसमें दिखलाया गया है। तो हम समृद्ध हों, इसमें संदेह नहीं, समृद्ध होने का हक है, अधिकार है, होना भी चाहिए। लेकिन इस समृद्धि के साथ साथ हमें अपनी जड़ों को, अपनी संस्कृति को, अपने तीज त्योहार को, अपने पर्वों को वो क्यों नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं सब में पर्यावरण संरक्षण की भावना है। यदि तालाब के किनारे वृक्ष लगाने की धार्मिक परंपरा है तो इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क ज्यादा है। जो पाल है, अनुपम मिश्र का आप निबंध पढ़िए, आज भी खड़े हैं तालाब, तो उसमें वो बताते हैं, पूरा एक ऐतिहासिक विवरण उन्होंने दिया है उसमें, कि किस प्रकार से ये परंपराएं चली, आज भी खड़े हैं तालाब में। हम सब जानते हैं कि जो वृक्ष लगाए जाते हैं उनकी जड़ों से जो पाल है, जो मिट्टी की मेड़ है, वो मजबूत होती है, उसमें कटाव नहीं होता, भूमि क्षरण नहीं होता। सांस्कृतिक ह्रास को भी आप किस रूप में देखें, बदलती जीवन शैली के रूप में देख सकते हैं, पारिवारिक संस्कारों के रूप में देख सकते हैं, और कई आयाम में उसको देखा जा सकता है। बाजार का हावी होना, विज्ञापनवाद की भी बात इसमें आ जाती है। वो सारा का सारा जो एक तकनीक और बाजार का हावी होना है, वो इस रूप में हम उसको देख सकते हैं। और सहज और प्राकृतिक जीवन किस प्रकार असहज और अप्राकृतिक की ओर बढ़ रहा है, उसके प्रति भी हमें सचेत करता है। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे नाटकों के या कविताओं के उदाहरण यहाँ रखे जा सकते हैं, जिसको मैं और ज्यादा ना लंबा करते हुए कुछ एक उदाहरण मैं रखूंगा जरूर। इसमें महानगरीय तनाव की बात जैसे मैंने की, तो अब हमारा संयुक्त परिवार नहीं रहा, अब हमारे कुनबे नहीं रहे, अब हम एकल परिवार, हम रोजगार की तलाश में गांव से शहर की जैसे बात आती है, वो सारी की सारी चीजें हमारे मानस पटल पर कहीं ना कहीं रहती है। गांव की सांझ, अब हमारे में से बहुत सारे लोग गांव से जुड़े हुए होंगे, मैं मानता हूं कि आज भी गांव में ही रहते होंगे। तो गांव की जो सांझ है, गांव की जो सुबह है, उसमें और शहर की जो सांझ है और शहर की जो सुबह है, यदि उसका तुलनात्मक हम देखें, हम गांव में भी हैं, हम शहर में भी हैं, हम गांव में भी जा सकते हैं, हम शहर में तो हैं ही, तो हम अगर देखें तो क्या परिवर्तन पाएगा। जो शांत रहेगा वो गांव है, जो चकाचौंध से भरा हुआ होगा वो शहर है। आप शहर में बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटीज में चले जाइए, तथाकथित जो हर एक शहर की जो महानगरों की जो सोसाइटीज, जो कहते हैं कि सोसाइटी की लाइफ बहुत शांत है, ठीक है, सबका अपना अपना अलग अलग है और चारों तरफ से हरियाली है, लेकिन सोसाइटी से थोड़ा सा बाहर निकलिए तो आप देखेंगे कि बहुत सारी कॉलोनियां भी हैं, वो भी एक जीवन है। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि बस्तियां हैं, और थोड़ा आगे इधर उधर जाएंगे तो देखेंगे कि झुग्गियां हैं। ये सब जीवन है, ये सब हिंदुस्तानी जीवन है। और इस हिंदुस्तानी जीवन की जो विषमताएं हैं वो सब पाटी जा सके, उसमें कुछ समरसता आ सके, उसमें कुछ बैलेंस हो सके, उसमें कुछ सामान्यीकरण हो सके, ये सब सामान्यीकरण जब होगा तब पर्यावरण को हम मानते हैं कि वो मुकम्मल पर्यावरण होगा। ये विशुद्ध हवा तो सबके लिए है, प्रकृति ने तो सबके लिए सब कुछ दिया है, प्रकृति का पालना सबके लिए है, सबको झुला रही है, झुलाती रहेगी। लेकिन समरसता कहीं ना कहीं समाज में तभी आती है कि आर्थिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी जिसका जो हक बनता है, चाहे वो आदिवासी हो, जो वो सबको दिया जाए, एक समरसता समाज में आती है उससे। पर्यावरण सिर्फ भौतिक ही नहीं है ना, मानसिक स्तर पर भी है। तो इस रूप में हम उसको देख सकते हैं। मशीनीकरण, यांत्रिकता की बात गांधी जी का जैसे मैंने उदाहरण दिया, वो कहते हैं, ये देखिए हिंद स्वराज में वो कहते हैं, मैं कोट कर देता हूं, मशीनें यूरोप को उजाड़ने लगी हैं और वहां की हवा अब हिंदुस्तान में चल रही है। यंत्र आज की सभ्यता की मुख्य निशानी है।
और वह महापाप है, ऐसा मैं तो साफ देख सकता हूं। बंबई की मिलों में जो मजदूर काम करते हैं वे गुलाम बन गए हैं। जो औरतें उनमें काम करती हैं उनकी हालत देखकर कोई भी कांप उठेगा। जब मिलों की वर्षा नहीं हुई थी तब वे औरतें भूखों नहीं मरती थी। मशीन की यह हवा अगर ज्यादा चली तो हिंदुस्तान की बुरी दशा होगी। मेरी बात आपको कुछ मुश्किल मालूम होती होगी, लेकिन मुझे कहना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में मिले कायम करें, उसके बजाय हमारा भला इसी में है कि हम मैनचेस्टर को और भी रुपए बेचकर उसका सड़ा हुआ कपड़ा काम ले लें, क्योंकि उसका कपड़ा काम में लेने से सिर्फ हमारे पैसे ही जाएंगे। हिंदुस्तान में अगर हम मैनचेस्टर कायम करेंगे तो पैसा हिंदुस्तान में ही रहेगा, लेकिन यह पैसा हमारा खून चूसेगा, क्योंकि हमारी नीति को बिल्कुल खत्म कर देगा। जो लोग मिलों में काम करते हैं उनकी नीति कैसी है यह उन्हीं से पूछा जाए। उनमें से जिन्होंने रुपए जमा किए हैं उनकी नीति दूसरे पैसों से अच्छी नहीं हो सकती। और आगे एक लाइन में वो कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान तो गुलामी से छूट सकेगा, लेकिन अनीति से पैसा बना हुआ हिंदुस्तान गुलामी से कभी नहीं छूटेगा। अब ये बात उन्होंने बहुत पहले कही कि अनीति से कमाया हुआ जो धन है उसके शिकार से हिंदुस्तान कभी नहीं छूटेगा। तो ये ये भी एक सामाजिक समरसता की ओर बात करती है। अब कमलेश्वर की एक पंक्ति मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा जो विज्ञान और साहित्य के अंतर संबंध को उजागर करती है। और भी बहुत सारे जैसे मैंने रतन थियम की बात रखी और रंगकर्मी, लेखक, रचनाकार जयंत विष्णु नार्लिकर भी यही बात कहते हैं मशीन के संदर्भ में उस उपन्यास में वायरस में, कि जब लास्ट में सब कुछ ध्वस्त हो गया तो जो मशीनी सभ्यता थी वो ध्वस्त हो गई और वही श्रमजीवी समाज उन्होंने परिकल्पित किया कि अब देखिए बिना मशीन के सारा काम हो रहा है। वो अलग बात है कि वो मशीन का विरोध कर रहे हैं या पुनर्विचार कर रहे हैं या उसको बैलेंस करने की बात कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, सोचने की बात है। कमलेश्वर क्या कहते हैं जरा एक दो पंक्तियां उनकी रखना चाहूंगा। विज्ञान लेखन हिंदी परिवार की दीप मालिका में एक प्रकाशवान दीप है। इसे भ्रमवश हिंदी की रचना पंक्ति से बाहर रखना। अब देखिए बिल्कुल सीधा सीधा कह रहे हैं हिंदी से जोड़कर, और मैं इसको सिर्फ हिंदी से नहीं बल्कि मैं समस्त भारतीय भाषाओं से जोड़कर इसको देखना चाहता हूं। इसे भ्रमवश हिंदी की रचना पंक्ति से बाहर रखना या मानना एक बड़ी भूल होगी। पारिस्थितिक कारणों से हो सकता है कि आज सृजनात्मक लेखक और विज्ञान लेखक के बीच संवाद की कमी हो, पर इसे सोची समझी दुर्भावना का सूचक नहीं माना जाना चाहिए। रचनात्मकता नए आयाम, नए क्षितिज और नए विस्तार की मांग कर रही है। व्यवधान जो भी हों, जितने भी हों, सृजनात्मक और तकनीकी साहित्य के सृजन हेतु मौजूदा परिस्थितियां कोई नई दिशा खोल सकती है, ऐसा विश्वास किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये तो एक लेखक की पंक्तियां मैंने कोट की, इसलिए मुझे पढ़ना उचित लगा, क्योंकि किसी को कोट करते हैं तो उसके वही शब्द होने चाहिए, चाहे लिखने में हो चाहे बोलने में हो। लेकिन मोटे रूप में जो सार है वो यही है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हर कोई वैज्ञानिक साहित्यकार नहीं होता और हर कोई साहित्यकार वैज्ञानिक नहीं हो सकता, कोई जरूरी नहीं, लेकिन बहुत से लोग हैं जिसमें जो साहित्य सृजन भी करते हैं और विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र से पेशे के रूप में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों का हिंदी साहित्य में लेखन करना, चाहे जिस विधा में भी लेखन करना, वो पर्यावरण के संदर्भ हो या सामाजिक हितैषिता की बात हो, समरसता की बात हो, वो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को व्यापक स्तर पर सचेतता देते हैं। ये हमें इस ओर ले जाता है। अब बात हम करें समग्रता की कि किस प्रकार से इसको साधा जा सकता है पर्यावरण को। तो साधने की जहां तक बात है पर्यावरण और साहित्य की कड़ी को, तो शोध के क्षेत्र में, स्कूलों में, कॉलेजों में, जैसे फकीर मस्तान की बात मैंने कि उन्होंने सवाल उठाया था कि किस प्रकार से नाट्य प्रदर्शन के माध्यम से आदिवासी जीवन की झलक या पर्यावरण के विभिन्न मुद्दों को लेकर नाटिकाएं, नाटक, नुक्कड़ नाटक, ये सारी चीजें मैंने बताया। नाटक जो है वो साहित्यिक मीडिया है। हम मीडिया की बात करते हैं, तथाकथित मीडिया की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले साहित्य को हम नाटक को हम साहित्यिक मीडिया ही मानते हैं। वो साहित्य का मीडिया है क्योंकि वो जन जन से जुड़ता है। वो समूह की विधा है। नाना भावो संपन्नम नाना अवस्थांतरात्मकम लोक वृत्तानुकरणम नाट्य में तन्मयाकृतम। इसमें लोक का वृत्त है, इसमें व्यापकता है, विभिन्न अवस्थाओं, विभिन्न भावों का, विभिन्न कलाओं का सामंजस्य है। तो विभिन्न कलाएं जिसमें आती हैं, मैंने अंकिया नाट की बात की, मैंने असमिया अंकिया नाट की बात की, तो वहां पर जो मुखोटा कला है नाम घरों में और जो अंकिया नाट है, उस मुखोटा कला में भी आप प्रकृति को देख सकते हैं। वो
बहुत पहले से चली आ रही है, वर्षों से, शताब्दी, आप उसको देखिए कि कई शताब्दियों से वो चली आ रही है। तो वो जो रिचुअल्स हैं, मैं अगर अंत में कहूँ तो जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी रिचुअल्स हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके प्रति विनम्र होना, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। ये हमारी प्रकृति होनी चाहिए, यह हमारा स्वभाव होना चाहिए। जितना सद सके, जितना हम साध सकें। हमारी अपनी सीमाएं हैं, हमारा अपना कार्य क्षेत्र है, हमारी अपनी बाध्यताएं हैं, लेकिन एक मन हमारा है। वो मन स्वच्छ रहे, वो मन स्वस्थ रहे, वो मन पॉजिटिव रहे, वो मन प्रकृति के प्रति साहचर्य की आकांक्षा से भरा रहे, वो मन पर्यावरण को संरक्षण करने के भाव से समृद्ध रहे। ये सबसे जरूरी है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीते, तो हम सुनते ही आए हैं। पूरे मध्यकाल में भी बहुत सारे पद हैं, आप देख सकते हैं। अब रस की बात का मैंने स्वरूप के रूप में रखा था, चित्त की निर्द्वंद अवस्था, सत्वोद्रेक कादखंड स्वप्रकाश आनंद चिन्ह। लेकिन अब आप उसको शास्त्रीय दृष्टि से देखें, और मैं पर्यावरण से उसको दो पंक्तियों में जोड़ना चाहूंगा। जितने भी रस हैं, करुण रस है, करुण रस को आप देखिए, भवभूति ने तो यही कह दिया कि करुणो एको रस है, एकमात्र रस है। तो करुणा का जीवन में क्या महत्व है? आप किसी व्यक्ति को, कोई ढीठ व्यक्ति है, आप उसको कैसे समझाएंगे? डराएंगे, धमकाएंगे? शायद ना समझे। लेकिन हो सकता है वो द्रवित हो जाए किसी बात पर, हो सकता है करुण रस वहां पर कुछ काम कर जाए। आप उसको अपनी विनम्रता से, अपनी करुणा से, करुण भाव से, हो सकता है उसके सामने वाले के उद्गारों को आप परिवर्तित कर सकें। उसके मन में, जिसको प्रेमचंद ने हृदय परिवर्तन की अवधारणा के रूप में देखा, हृदय परिवर्तन की उदाहरण के रूप में देखा, तो हृदय परिवर्तित करना जरूरी है। हृदय परिवर्तित किस रूप में करना जरूरी है? हृदय परिवर्तित इस रूप में करना जरूरी है कि जो भी विज्ञान और तकनीकी का वर्चस्व है, हम जिए, भरपूर जिए, छक्कर जिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये बोध रहना चाहिए कि ये सीमाएं हैं, इसकी भी सीमाएं हैं, और इसकी सीमाएं प्रकृति और नेचर, जिसको हम कहते हैं, उसने तय कर रखी है। एक सीमा के बाद वो टकराहट बनती है। यदि आप सीमा का अतिक्रमण करेंगे तो टकराहट निश्चित है। और टकराहट जब होती है किसी भी स्तर पर, तो उसके दुष्परिणाम भी सामने आए। वो टकराहट एक तरफा चोट नहीं करती है, हम सब जानते हैं। जब टकराहट होती है, दो चीज आपस में टकराती हैं, एक अलग बात है कि एक का नुकसान कम होगा, एक का ज्यादा होगा, एक का बहुत ज्यादा हो सकता है, एक का बहुत कम हो सकता है, दोनों का बराबर भी हो सकता है। लेकिन प्रकृति और मनुष्य के बीच की जो टकराहट है, उसमें नुकसान मनुष्य का ही होगा। मनुष्य और मनुष्य टकराते हैं तो नुकसान किसी का कम, किसी का ज्यादा हो सकता है। लेकिन प्रकृति और मनुष्य जब टकराएंगे, टकराने की स्थिति में होगा मनुष्य जहां कहीं भी प्रकृति से, तो वो नुकसान खुद का ही करेगा। प्रकृति क्या है? अब हम कई बार जानते हैं, पूछते हैं, देखते हैं कि पता नहीं किस प्रकृति का व्यक्ति है। हम ये कहते हैं ना, ये प्रकृति क्या है? ये स्वभाव है। और स्वभाव क्या है? जो प्रकृति है, नेचर ने जो दिया है, जिस रूप में जन्म लिया है, भाई उसी रूप में चले जाना है। दूसरे शब्दों में कहते हैं ना, कुछ ना जाएगा साथ, ना कुछ आया था साथ। तो जिस रूप में आए हैं उसी रूप में जाना है। ये अगर भान रहता है तो बीच का क्रम जो है वो कुछ मन उसको साधने की प्रयास करता है। हम लाख चतुराई करें, कोशिश करें, मनुष्य करता है, वो मजबूर भी है। जैसे मैंने कहा ना कि राग और द्वेष से संचालित है, वो रहेगा, लेकिन उन दोनों में बैलेंस करता है। हम थिएटर देखने जाते हैं, हम क्लासरूम में बैठे हैं, हम कोई व्याख्यान दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं, और हमारा ध्यान कहीं और होगा, तो हम एकाकार नहीं हो पाते। इसी को निमग्नता कहा गया है। यदि हम एकाकार हैं तो हम फोकस हैं, यदि हम फोकस नहीं है तो हम द्विधा में हैं। और द्विधाग्रस्त जब हम होते हैं तो पेंडुलम वाली स्थिति होती है, हम बीच में स्थिर हो ही नहीं सकते। तो मानसिक स्तर पर अपने आप को बैलेंस करना, अपने आप को साधना, ये भी प्रकृति से ही सीखना चाहिए। सुबह चिड़ियाओं की जो चहचहाहट है, उसका कोई अलार्म भरता नहीं है। हम चाहे 11 बजे उठते हो, हम चाहे 5 बजे उठते हो, लेकिन प्रकृति अपने समय से सारा काम करती है। पृथ्वी चक्कर काटती रही है, काटती रही है, काटती रही है, काटती रहेगी, सदियों से काट रही है, सदियों तक काटती रहेगी, सूर्य की परिक्रमा करती रहेगी। एक मनुष्य कई बार विपरीत क्रम में चलना शुरू कर देता है। जो क्रम उसका दिया गया है, जो प्रकृति सम्मत है, जो स्वाभाविक है,
वो अस्वाभाविक हो जाता है। और जब हम अस्वाभाविक होते हैं तो हम खुद के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। सामने वाले के लिए या समाज के लिए हो ना हो, हम खुद के लिए, क्योंकि शरीर हमारा है। ये बात भी एक आई थी, अखिलेंद्र मिश्र जी ने इसी रूप में अपनी बात रखी थी, मुझे ध्यान है। तो ये शरीर हमारा है, हम यदि स्वाभाविक नहीं हैं तो हम आनंदित नहीं हो सकते। हम भौतिक स्तर पर समृद्ध हो सकते हैं, लेकिन यदि हम स्वाभाविक नहीं हैं, यदि हम बहुत कृत्रिम हैं, तो हम आनंदित हो ही नहीं सकते। और अल्टीमेटली जब आनंदित ही नहीं हो सकते तो उस भौतिक समृद्धि का क्या करेंगे? वो तो यही रह जाना है, आनंद यात्रा हो समरस थे जड़िया चेतन, आनंद अखंड घना था। अब घना आनंद तो नहीं है आज के जीवन में, लेकिन जितना भी हम बना सकते हैं उसको आनंदित बनाएं और दूसरों को भी बनाने का अवसर दें। हमारी सामर्थ्य कई बार नहीं होती है, सामने वाला समर्थ होता है। कई बार हम समर्थ होते हैं, सामने वाला नहीं होता है। ये नजर नहीं होनी चाहिए। हमारी नजर यही होनी चाहिए कि सामने वाला भी समर्थ है, और अगर नहीं है तो वो समर्थ होना चाहिए। ये एक हितैषिता का भाव जो है हम लेकर चले तो मेरे ख्याल से काफी कुछ समस्याएं हमारे बीच का जो अहम है, जो टकराव है, वो कम होता है। और उसके बाद ही स्थितियां जो है सामान्यीकरण की ओर जाती हैं। भारतेंदु ने बलिया के व्याख्यान में भी कहा, अमित भाई जी जी बस मैं कर रहा हूँ, बस मैं समय मैंने देखा नहीं, सॉरी। भारतेंदु ने बलिया के व्याख्यान में भी कहा कि हम स्वदेश का बना हुआ ही कपड़ा ही पहनेंगे। तो मैंने समय पर ध्यान नहीं दिया, सॉरी, मैं अब समापन ही कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर मैं अगर एक विनम्र स्वर में अपना एक अभिमत यहाँ प्रकट करने जा रहा हूँ कि जो प्रकृति है वही स्वीकृति होनी चाहिए, और जितना प्रकृति को स्वीकृत करेंगे उतना ही मन आनंदित रहेगा। इसी में पर्यावरण संतुलन है और यही आकांक्षा रहनी चाहिए। आप सबने सुना और मुझे अवसर दिया, इस मंच को मैं नमन करता हूं, आप सबको नमन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी का। बहुत बढ़िया अमित जी। अंतिम पंक्ति जो आपने कहा, प्रकृति ही स्वीकृति है, और जिस तरह से हम जितना प्रकृति को स्वीकार करेंगे उतना ही हम आनंदित होंगे, और बिना आनंद के हम न खुद आनंदित हो सकते हैं न दूसरे को आनंदित कर सकते हैं। अपने आप को खुश रखने के लिए आवश्यकता है कि हम सामने वाले को भी खुश रखें। नहीं तो कहा गया है कि मकान इतने बन गए हैं शहर में, मकान इतने बन गए हैं शहर में मेरे की, ज़मीन तो भरी पड़ी है लेकिन सभी का दिल खाली है। लेकिन आज आपने अपने व्याख्यान से दिल भरने की बात की, और किस तरह पर्यावरण जो है और प्रकृति जो है, आपने तुलसीदास से लेकर, और नाटकों के माध्यम से, मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर आपके सारे प्रतिभागी दिख रहे हैं कि कहने का जो मैंने शुरुआत में ही जब आपका मैं परिचय दे रहा था तभी मैंने कहा कि आपके कहने का तरीका जो है बिल्कुल स्पष्ट है। जो आप कहना चाहते हैं वह आप सोच कर आए हुए हैं, और उसमें कैसे अपनी बातों को, मतलब बनावटी, शुरुआत में जो मैंने कहा था कि ना आपके स्वभाव में बनावटी है, ना आपके वक्तृत्व में बनावटी है, और ना ही आपके किसी काम में बनावटी है। और जो निश्छल होता है, जो छल कपट से रहित होता है, वह अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकता है। आपका बहुत बहुत आभार। आपने पूरे साहित्य को तुलसीदास, जैसा मैंने कहा कि तुलसीदास की जो आपने क्षितिजल पावक गगन समीरा से लेकर, बल्कि मैंने आपको बीच में रोक दिया, नहीं तो अभी आप और कुछ बताने वाले थे, और आधुनिक साहित्य को लेकर जो आधुनिक बातें हैं, निबंध की बात करने वाले थे। तो मतलब कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि आपने कितने अच्छे से अपनी बात रखी। बस 5 मिनट में यदि किसी के पास हम सवाल के लिए लेंगे, क्योंकि अगले वक्ता भी हमारे पास आ चुके हैं, तो अंतिम 5 मिनट में हम किसी के मन में कोई सवाल हो तो अपनी बात रखें। मुझे लग नहीं रहा है कि किसी के मन में कोई सवाल होगा। पल्लवी जी, यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप रखें। और जी सर, मुझे पूछना है। सर मुझे पूछना है, अमित सर मुझे पूछना है। पूछिए। जी मैम। सर देखिएगा, वैसे तो हम सभी जानते हैं, आप भी हिंदी के हैं, मैं भी हिंदी की हूँ। निराला जी की संध्या सुंदरी हो, अजय जी के नदी के द्वीप हो, प्रसाद जी की झरना हो,
ठीक है। ये सारा जितना भी आया है, पंत जी की किरण वीणा हो जिसमें इंद्रधनुष का बहुत सुंदर वर्णन किया है, या पंत जी की युगांत हो, युगवाणी हो, ग्राम्या हो, इसमें प्रकृति जो आई है वो मानव की सहचरी बनकर आई है। जी, मैं सही कह रही हूँ? प्रकृति जो आई है वो मनुष्य की सहचरी बनकर आई है। फिर ऐसा क्यों हो गया कि 80 के दशक के बाद जो प्रकृति साहित्य में आई है वो मनुष्य की सहचरी के रूप में क्यों नहीं दिखाई देती? देखिए, आप उस बात को समझ गए जो मैं कहना चाहता था, और आप पहले से ही समझे हुए हैं, तभी आपने ये सवाल किया है। 80 के बाद कहिए या 60-उत्तरी स्थिति कहिए, मैं बताऊं, क्योंकि ये एक असमंजस की स्थिति थी कि सन 60 के बाद ऐसा क्या हुआ। इससे पहले तो प्रकृति वर्णन ही था। जैसे मैंने बताया, पर्यावरण चिंतन, तो पर्यावरण चिंतन जो शब्द है, पर्यावरण के साथ जो चिंतन शब्द जुड़ा है, हम चिंतन कहाँ करते हैं? चिंता तो नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज पर, लेकिन चिंतन कहाँ करते हैं? जहां कोई समस्या होती है। आपके प्रश्न में उत्तर है कि प्रकृति सहचरी के रूप में, इस रूप में नहीं आई 80 के बाद, कि वहां प्रकृति, हम सहचर नहीं रहे ना प्रकृति के। हमने जो आकांक्षा थी प्रकृति के प्रति, उसका मोह छोड़ दिया, और वही आकांक्षा जो प्राकृतिक साहचर्य की जो आकांक्षा मनुष्य में थी, मैं ये नहीं कहता कि आज नहीं है, आज भी है, लेकिन एक स्वाभाविक रूप में जो प्राकृतिक साहचर्य की आकांक्षा रहती थी और मनुष्य की जीवन शैली से वो चीजें जुड़ी हुई थी, वो एकाएक करके तकनीकी संजाल और आधुनिक जीवन शैली ने, महानगरीय जीवन शैली ने उस पर कुठाराघात कर दिया। और उस कुठाराघात के कारण ही आज हम अस्वाभाविक या अप्राकृतिक होते चले जा रहे हैं। ये उसकी मुख्य वजह है मेरी नजर में। अदरवाइज तो कलिंग युद्ध, आपने प्रसाद की चर्चा की, अशोक का जो कलिंग युद्ध जो हुआ, अशोक की चिंता में तो वो वही कहते हैं, वो अशोक महान सम्राट जिसने इतना सब कुछ किया, लेकिन अंत में उसको भी लगा कि ये खून किस लिए बहाया। उसने भी अंतर्विवेक में झांका। जी मैम। जी और मैंने एक दो लाइन बोली। सर मैं निशांत हूँ सर। हाँ निशांत जी पूछिए। मैं निशांत हूँ सर। मुझे पूछना नहीं है सर। जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर इस व्याख्यान के बारे में। ये कहिए निशांत सर, जी। मुझे बस एक मिनट का समय दे दिया जाए सर। अरे निशांत भाई, आप 2 मिनट का समय लीजिए। सर, सबसे पहली बात कि आज जिस तरह का व्याख्यान हुआ, मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं उसी कॉलेज में हूँ जिसमें अमित सर सबसे पहली बात। बहुत बढ़िया। और जिस लेवल का लेक्चर था, मतलब आप नहीं समझते, हिंदी फ्रैटर्निटी के लिए अमित सर जैसे स्कॉलर एक एसेट है सर। मतलब मैं इतना अभिभूत हो गया कि मैं, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए जिस तरह का लेक्चर। आपका स्नेह है निशांत जी, आपका स्नेह है। और मेरा जो हिंदी फ्रैटर्निटी के लिए सम्मान पहले से भी था और बहुत ज्यादा बढ़ गया। और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं श्यामलाल कॉलेज में हूं जहां अमित सर हैं, और आप जैसा स्कॉलर ही चाहिए इस यूनिवर्सिटी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस यही। निशांत जी, थैंक यू आपकी टिप्पणी के लिए। स्नेहलता गौतम जी, आपने हाथ उठाया हुआ है। स्नेहलता गौतम जी, प्रोमिला जी, सत्येंद्र गुप्ता जी। जी नमस्कार सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ मैडम, आ रही है आवाज स्पष्ट। जी नमस्कार अमित जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने सारी चीजों को रखा। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं आपकी ही बात में एक चीज जोड़ना चाहूंगी। आपने रतन थियम की बात की, और रतन थियम जो थिएटर ऑफ रूट्स को लेकर के चलते हैं, उन्होंने आपने बात की कि भी वो किस तरीके से पर्यावरण के साथ उसे देखते हैं। उसी संदर्भ में एक चीज है कि 1994 में उन्हें आमंत्रित किया गया था जापान के द्वारा, क्योंकि वहां पर 49 वर्षगांठ थी वहां पर हिरोशिमा और नागासाकी की। तो उसके संदर्भ में उन्होंने आमंत्रित किया था नाटक खेलने के लिए, और वो अंधा युग वहां पर लेकर के गए थे। और जब वहां पर उन्होंने उसकी प्रस्तुति की तो वहां के लोगों ने कहा कि अरे ये तो हम लोगों की बात हुई है इसमें। तो नाटक किस तरीके से अपनी सीमाओं से पार जा करके
चाहे उसमें युद्ध की चिंता हो या उसमें पर्यावरण की समस्या की बात हो, पर्यावरणीय चिंतन हो, वो चीजें किस तरीके से सीमाओं से निकल करके वहां तक जाती हैं, वो चीज रतनथियम ने प्रस्तुत की और वो बहुत सराहा गया वहां पर। एक तो ये बात थी। दूसरी एक और चीज हबीब तनवीर ने अपने लोक शैलियों से, जी हाँ, लोक शैलियों से है, लेकिन उन्होंने एक प्रसंग वो की बात वो करते हैं कि वो अपने अभिनेताओं के साथ जब नाटक करते थे तो उन्होंने एक दिन अपने साथियों से कहा कि एक घर है और साथ में एक पेड़ है, और जो पेड़ की डालें हैं वो घर की दीवार पर फैल रही हैं, उनसे घर को नुकसान हो रहा है, अब घर को कैसे बचाएंगे। और वो कहते हैं कि मैं देखना चाहता था कि जो मेरे साथी हैं, जो लोग भूमि से आते हैं, वो किस तरीके से इस समस्या का समाधान निकालते हैं। तो एक ने क्या किया कि उसने डालें तोड़ दी, दूसरे ने जड़ के पास से कुछ खोद खाद की और जड़ों को थोड़ा मोड़ दिया, और तीसरे ने घर की दीवार को थोड़ा सा खिसका दिया। तो मुझे लगता है कि आप जो बात कर रहे हैं कि पर्यावरण के साथ किस तरीके से हमें अपने घर की दीवार को जोड़ करके चलना है, उसके साथ उसको पर्यावरण को भी सहेजना है और अपने घर को भी बनाए रखना है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ प्रोमिला जी, आपको मैं एक लाइन में मैं भी आपका बात को आगे बढ़ा देता हूँ। रतनथियम की बात आपने की, तो ये देखिए जो प्रवासी साहित्य है, जो हमारे मजदूर वर्ग यहाँ से गया, बिहार से और स्टेट से, जो मॉरिशस, फिजी, घाना और जगह जगह गया, और वहाँ वो तुलसी की चौपाई और ये सब लेकर गया, और वो संस्कृति वहां पर हमारी फैल गई। प्रवासी साहित्य में हम अपनी जड़ों को देखते हैं, वो एक अध्ययन का क्षेत्र है। अंधा युग में आप ठीक कहा आपने, मैंने कहा ये साहित्यिक मीडिया है। भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ था सब सुंदर था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया, द्वापर युग बीत गया उस क्षण जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया। प्रभुहीन धरा पर आस्था, कलयुग ने रखा प्रथम चरण, वह और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। ये भारतीय, ये अंधा युग में धर्मवीर भारती जिस समय कहते हैं 54 में, 1954 में, 45 में नागासाकी पर बमबारी हुई, उसी अंधा युग में वो ये भी कहते हैं कि गेहूं की बलियों में सर्प फुफकारेंगे। यानी कि रासायनिक खाद का जो प्रयोग है वो फसलों को कैसे नष्ट कर रहा है, उर्वरकता को मिट्टी की कैसे ध्वस्त कर रहा है, वो बात भी उसमें। तो पर्यावरण का कंसर्न अंधा युग में तो है ही है। मैं उदाहरण नहीं दे पाया था, अच्छा कि आपने याद दिलाया, मैंने उदाहरण भी रख दिया। और हबीब तनवीर की तो बात है ही, वो तो बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा, वो जिस तरह से लोक शैलियों को लेकर चले वो एक बड़ी मिसाल पेश करते हैं। अरे अमित जी, आपने धन्यवाद अमित जी। जी उदाहरण आपने बहुत सारे दिए थे, उदाहरण की कमी नहीं थी, आप उदाहरण ही उदाहरण दिए जा रहे थे, और मुझे लगता है कि आपके उदाहरण बहुत सारे थे और सब कुछ सरलता से आपने उदाहरण दिया। उदाहरण बहुत लोग देते हैं, बिना तथ्य और उदाहरण के हम अपनी बात नहीं रखते, लेकिन कुछ लोग के उदाहरण समझ में आते हैं, कुछ लोग को कुछ समझ में आते हैं। जैसा आपने बताया ना कि क्लास में बच्चे भी 3 तरह से होते हैं, एक मानसिक रूप से, एक शारीरिक रूप से, और एक मानसिक शारीरिक दोनों रूप से। तो यदि सामने वाला बैठाना चाहता है तो अपने छात्रों को मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से बैठा सकता है। आप इसमें कामयाब हुए सर, आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रामानुजन कॉलेज के शिक्षण अध्ययन केंद्र का भी आभारी हूँ कि मुझे यह अवसर दिया, और आप सबों का मैं हृदय से अभिनंदन